नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है और ये चैप्टर एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ऑप्शंस में आता है, ऑप्शन बाद में बताएंगे। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारा एनपीओ के नाम से। आपके कॉलेज वगैरह में भी एनपीओ वगैरह, तो जिस किसी का इंटरनल में एनपीओ आ रहा है तो समझ लो उस कॉलेज के अंदर डिफिकल्ट पेपर बन रहा है। पूरी किताब के अंदर एक कोई चैप्टर टफ है तो उस चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टफ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ एक वर्ड्स, कुछ एक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर लॉजिक लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ये डेबिट में डाल दिया, ये क्रेडिट में डाल दिया, ये हो जाएगा। हमारे अभी तक जितने चैप्टर आपने देखे होंगे फॉर्मेट बेस है। फाइनल अकाउंट है ही क्या, फॉर्मेट बेस है कि ये खर्चा है, एक्सपेंस, और ये ऐसे है। लेकिन वहां पे ये दिमाग बहुत कम ही लगाना पड़ता है, खर्चे का कितना पार्ट पी&एल में जाएगा, कितना पार्ट बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं हम एक बार वो देख लेते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसी चैप्टर को एंड तक करने वाले हैं। आपके पेपर तो जनवरी में है, लेकिन सभी के पेपर दिसंबर में स्टार्ट है और आपके पेपर जैन से लेके फेब तक चलेगा। इसके अंदर सबसे पहले हम जो सीखेंगे पार्ट, वो सीखेंगे सब्सक्रिप्शन निकालना, हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन। पहला पार्ट ये कवर करने वाले हैं। सेकंड पार्ट इसके अंदर हम करेंगे दैट इज स्टॉक कंज्यूम निकालना। बिल्कुल न्यू है आपके लिए। हाँ, जो अदर स्टेट वाले बच्चे होंगे ना, जिसने कि 12th यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड से किया होगा, तो उसके लिए उनके पास था ये, और बाकी में नहीं होगा। इसके बाद क्या सीखेंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके बाद क्या सीखेंगे हम, इसके बाद सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। और ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर एक क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर आपको थोड़ा बहुत 11th याद हो तो वहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाए करते थे, ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर 11th याद है, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर यहां पे दो बैलेंस शीट बनने वाले हैं और दोनों आसान नहीं है, दोनों में ही एडजस्टमेंट होंगे आपके। इसके बाद हमें सीखना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग, कैश बुक को ही रिसिप्ट एंड पेमेंट नाम दे दिया जाता है। इसके बाद हमें सीखना पड़ेगा, इसके बाद सीखना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आएगा, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा और उससे बैलेंस शीट बनाना होगा। तो ये टॉपिक्स हमारे हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें पढ़ना भी है और धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना भी होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारा का सारा हमारा पार्ट रहने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सब्सक्रिप्शन। उससे पहले हम ये समझ लें कि सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या और ये कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके से काम करती है। पहले इसका बेसिक फंडा समझते हैं, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो अगर मैं बेसिक फंडे की बात करूं तो बड़े सारे ना इंडिया के अंदर, इंडिया के हर जगह पे कुछ जिनके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं हम लोगों की भलाई करें। मतलब उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है जिनसे उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई। अब ऐसा नहीं कि खुद के पास कुछ है ही नहीं और लोगों की भलाई करने चली, पहले तो अपनी भलाई ही करनी पड़ेगी तब तो करेंगे लोगों की। जैसे कि टाटा हो गया और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड, कंपनी जो चाहते हैं कि यार लोगों की हम कुछ मदद करें। ऐसे ही देखा जाए तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल, काफी सारे आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे जिसके अंदर प्राइवेट है, बहुत अच्छा इलाज होता है और उसमें पैसे भी नहीं लगते। ऐसे बहुत सारे आपको स्कूल मिल जाएंगे, प्राइवेट तो है और लेकिन उसके अंदर पैसा भी नहीं लगता और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। गुरुकुल टाइप का आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंडिया के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनका मोटिव जो होता है ना, मोटिव होता है हमें प्रॉफिट नहीं अर्न करना। इनका मोटिव होता है नॉट प्रॉफिट अर्न, हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते। सर जैसे आपका मोटिव है हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, तो चलेगा कैसे ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। लेट सपोज कि मैं ना एक ना स्कूल खोलना चाहता हूं और वहां पे चाहता हूं, या फिर मैं स्कूल खोलना चाहता हूं और वहां चाहता हूं मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा।
तो मैंने एक स्कूल खोला, दैट इज मान लो जनता स्कूल। एक जनता स्कूल खोला मैंने यहां, और इस स्कूल के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो पढ़ाऊंगा बच्चों को, वो पढ़ाऊंगा पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों को। और जब मैं ये स्कूल ओपन करूंगा तो मैं अपने आप को रजिस्टर करा लूंगा एज आ कि मैं पब्लिक वेलफेयर, यानी पब्लिक के भलाई के लिए, पब्लिक के हित के लिए मैं स्कूल चलाना चाह रहा हूं। अब आपके आज के टाइम पे स्कूल बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है एक तरीके से। स्कूल की फीस देखोगे 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए हो चुकी है महीने की एक बच्चे की। तो अब मैंने ये जो ओपन किया, अब मैं जब ही ये काम कर सकता हूं जब मेरे पास बहुत सारे कनेक्शन में लोग हो। अब इस स्कूल में सपोज करो मैं 200 बच्चों को पढ़ाता हूं, 200 बच्चों को मैं स्कूल में टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अब उन बच्चों से मैं पैसे जो है, 200 बच्चे जो हैं, उन बच्चों से मैं नाम मात्र नॉमिनल फीस लेता ही नहीं, सपोज करो फ्री ऑफ कॉस्ट। जब 200 बच्चे हैं तो यहां पे स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर है, यहां पे पियोन है, यहां पे स्कूल के रख रखाव के लिए गार्ड है, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, यहां पे वाटर बिल आएगा। यानी खर्चे, अगर मैं अपने, मेरे मन है कि मैं बहुत अच्छे से स्कूल को मतलब चलाऊं तो खर्चे कम नहीं होंगे, खर्चे तो होंगे ही। अब मैं किसी टीचर से बोलूं कि भाई हम ना बच्चों से फीस नहीं ले रहे, तुम फ्री में पढ़ाओ, तो टीचर नहीं पढ़ाएंगे। मैं गार्ड को बोलूं भाई तुम गार्ड की नौकरी फ्री में करो, 24 घंटे यहीं पे रहो, हम ना सैलरी वैलरी कुछ नहीं देंगे, वो कहेगा भाई हम खाएंगे क्या। यानी बिजली के बिल सरकार को बोलूं कि मैं बिजली जलाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा, एसी सारे कमरे में मैंने लगा रखे, मैं बिजली का बिल नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब इसका मैं अकेले इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूं, इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूं। और मान लेते हैं कि मेरे कनेक्शन का मतलब जो फुल्ली क्लियर बट इट वॉज, ठीक है, तो मेरे जो कनेक्शंस हैं, मेरी जो जान पहचान है, वो बहुत सारे बिजनेसमैन से हैं। और उस बिजनेसमैन से मैंने कहा कि सर आप इतने पैसे कमा रहे हो, अब पैसे से, तो उनका कहना था यार अब पैसा ना कुछ होता नहीं है, सब कुछ हो गया, सब कुछ स्टेबल हो गए, अब बस ये है कि बिजनेस को कोलैप्स ना हो जाए, उसके लिए लगे हुए हैं। मैंने लोगों को बताया कि मैंने एक ऐसा स्कूल ओपन किया है, तो इसके अंदर इस तरीके से, और ये रजिस्टर्ड है, ये क्या है, रजिस्टर्ड है। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि हम इससे बिजनेस बनाएंगे और इससे पैसा कमाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे जुड़ना चाहेंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, हम ना तुम्हें चंदा देंगे, तुम्हें पैसे, मान लेते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा भाई साहब 200 स्टूडेंट है और एक बच्चे को पढ़ाने का एवरेज स्कूल के अंदर मैं बताऊं तो 1000 रुपए तो खर्चा आता है। टीचर हो गया, लाइट हो गया, बिजली हो गया, टूट फूट हो गया, सब कुछ लगा लो तो नॉर्मली 800 से 1000 रुपए का एक बच्चे पे खर्चा आता है। तो 200 बच्चे हैं तो मुझे कितने रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए का इंतजाम करना है। कितने रुपए चाहिए मुझे, 200 बच्चे 2 लाख, मैंने बोला 2 लाख है। तो अब मैंने जिन जिन से बात किया तो बोला एक काम करता हूं कि मैं अब हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए मुझे। तो ऐसा तो है नहीं कि वन टाइम 2 लाख रुपए हुआ तो खत्म हर महीने। तो मैं इस स्कूल के अंदर, मैं फाउंडर, यहां पे कुछ लोगों को इनविटेशन दूंगा और वो क्या करेंगे, इतने लोगों को मैं ऐड करूंगा इसके अंदर जो कि मेरे परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। जब स्कूल के अंदर कुछ होगा उसका नाम हाईलाइट करेंगे कि ये सारे मेंबर हैं जो कि हमें पैसे देते हैं, जिसकी वजह से मैं इतने सारे बच्चों की मदद कर पा रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि इस मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, और वो जब हमें पैसे देते हैं, जब वो हमें फंड देंगे, पैसा जब हमें देंगे ना, डोनेट करेंगे, तो वो अपनी जब P&L बनाएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो एज अ खर्चा डिडक्शन ले सकता है। तो उसका तो बेनिफिट ही मिल जाता है उसको कि वो खर्चा क्लेम कर सकता है, मैंने चंदा दिया। तो एक तरीके से इसे हम मेंबर बनाएंगे, और मेंबर बनाने के बाद एक हम फीस यहां पे रखेंगे। हमें 2 लाख महीने का चाहिए, तो साल का मैंने यहां पे मान लेते हैं कि मैंने 100 मेंबर बनाए, और बड़े बड़े बिजनेसमैन है 100 मेंबर, जिसके लिए 1-2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा लाख रुपए दे दो, मैंने डिसाइड किया 100 मेंबर है, हर मेंबर ना 3-3 हजार रुपए दिया करेगा हर मेंबर, या फिर मैं साल का इकट्ठा ही ले लूंगा
कि अगर 100 मेंबर है तो हर एक मेंबर से मैं कितने ले लूंगा, सपोज करते हैं कि 20,000 रुपए हर मेंबर से मैं ले लूंगा, एक बार में 20,000 रुपए दीजिए, आप पूरे साल मेंबर रहेंगे। तो हर एक मेंबर मुझे क्या करेगा, 20,000 रुपए देगा। और कितने मेंबर देंगे हमें, 100 मेंबर। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 20 लाख रुपए के आसपास हो जाएंगे। 100 या फिर मैं इससे ज्यादा मेंबर ले लेता हूं ताकि आपको डिजिट अच्छे से समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि 150 मेंबर है, तो मेरे पास पैसे कितने हो गए टोटल, 30 लाख रुपए आ रहे हैं साल में। कैसे 30 लाख रुपए, 20,000 रुपए हर एक से लूंगा, हर एक बिजनेसमैन से साल में। तो हर एक बिजनेसमैन बोलेगा कोई बात नहीं भाई, हम तो दे देंगे। बाकी फिर हम उसे हर टाइम पे इनवाइट करेंगे। इससे क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है, आप देखोगे आईएएस आईपीएस, ये भले ही पैसे कम कमाते हो लेकिन, और या फिर डॉक्टर एडवोकेट, ये पैसे कम जरूर कमाते हैं, वैसे डॉक्टर तो कम नहीं कमाते। तो उस सिचुएशन में इनका नाम जो है ना मार्केट में, उस हिसाब से ऐसा रेपुटेटेड नहीं है। तो जब कोई पर्सन बहुत पैसा कमा लेता है ना, तो उसकी इच्छा होती है कि मेरा नाम भी हर जगह एरिया में रहे कि इन्होंने ये काम किया था, इन्होंने ये काम किया था। तो उस हिसाब से तो इसलिए उनसे हमने 20,000 रुपए डील डन किया। तो एक तरीके से जो भी पर्सन है, जो व्यक्ति है, ये मुझे क्या कर रहा है, हर एक व्यक्ति मिलके कितना दे रहा है, 20,000। 150 व्यक्ति ने मुझे कितना दिया, 30 लाख। और मेरे एक महीने का 2 लाख, 12 महीने का मेरा कितना खर्चा हो रहा है, 24 लाख। फिर भी मेरे पास क्या हुआ, 6 लाख रुपए बच जाएंगे, मेरा स्कूल तो चल पड़ा। तो जो हम करेंगे क्या, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं यहां पे। 6 लाख रुपए जो बच रहा है उसमें मैंने कोई प्राइज करवा दिया, कोई स्पोर्ट्स इवेंट करा दिया, और अलग से मेरे मान लेते हैं साल के 6 लाख रुपए मैं खर्च भी कर देता हूं। तो मुझे चंदा कितना मिला टोटल, 30 लाख, और मैंने खर्च भी कितने कर दिए, 30 लाख। तो मैंने तो कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। अगर इनकेस कोई बच जाता है तो वो इसी में पैसे फंड होता है, यहाँ पे रख देते हैं कि कल के दिन कोई इवेंट करवाए तो वहां पे हम खर्च कर देंगे। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सब फ्री में काम कर रहे हैं। क्या इसको मैं सैलरी नहीं दे रहा, क्या बिजली का बिल नहीं भर रहा, सब कुछ चल रहा है। तो हमारे साथ ऐसे लोग मेंबर एसोसिएटेड होते हैं। तो जब ये हमें ये पैसे देते हैं ना, ये मेंबर, ये कौन है, मेंबर, जब ये हमें ये पैसे देंगे ना हमारे स्कूल को चलाने के लिए, तो इसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। अब बताओ, अगर ये मेंबर मुझे पैसे ना दे तो क्या मैं स्कूल चला पाऊंगा, क्या नहीं। तो जैसे हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं, उसमें इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है वो सेल्स होता है। सेल्स से पैसा आया तभी सब कुछ आगे बढ़ा। ऐसे ही जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या होगा हमारे लिए, सब्सक्रिप्शन, जिसको क्या बोलते हैं, ऐसे हिंदी में बोलो तो चंदा बोल दें। तो अब जब ऐसा मैं काम कर रहा हूं तो इसको कई बार आपने सुना होगा एनजीओ भी बोल देते हैं, ठीक है, या एनपीओ बोल देते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। तो बड़ी सारी चीजें ऐसे स्कूल के अंदर नाम से। अब ऐसे में क्या क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताऊं, कई बार आ जाता है क्वेश्चन के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 4 एग्जांपल लो। तो स्पोर्ट्स क्लब हो सकते हैं जहां पे बच्चों को मतलब खिलाया जाए, क्रिकेट हो चाहे कुछ भी हो, स्पोर्ट्स क्लब। हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है। इसी तरीके से आपका देखा जाए और क्या हो सकता है, कोई भी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। मान लेते हैं किसी को, जैसे कि वृद्धा आश्रम वगैरह देखते हो, तो ये सब क्या होता है, इनका मोटिव थोड़ी होता है प्रॉफिट कमाना, इनका तो होता है सेवा करना। तो उस भाव से तो हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या था, मुझे बताना कि भाई सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो मेरे हिसाब से आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना होगा कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम तो कर रही है लेकिन उसका पैसा का जो मेन सोर्स है वो कहीं ना कहीं से चंदे से आएगा। लेकिन अब होता क्या है, कई बार कोई बिजनेसमैन इसमें से भूल जाता है पैसे देने के लिए। एक ही साल 2 साल के पैसे दे सकता है, एक ही साल 3 साल के पैसे दे सकता है, किसी साल वो मुझे पैसे नहीं देगा, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो मेरे पास 15-150 सब है, 150 से घट के मान लेते हैं कि ये कम हो जाए, 50 हो जाए, और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये 200 भी हो जाए। क्यों? क्योंकि लोग, अब जब कोई देता है दान, अगर आप मान लो कहीं पे आप कुछ भी चीजें देखते हो, देखता है सब इसमें क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो सभी लोग बोलते हैं चल यार दे दे, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर आप वैष्णो देवी वगैरह जाते हो तो उनका भी एक ट्रस्ट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई तो है, ट्रस्ट है उनका, जो कि वहां पे फ्री में खाना खिलाते हैं। या फिर आप चले जाओ गुरुद्वारे टेम्पल में चले जाओ, गुरुद्वारे के अंदर देखोगे तो वहां पे जो लंगर वगैरह बंटता रहता है, जैसे कि ये कौन सा गुरुद्वारा है दिल्ली के अंदर,
बंगला साहब है, वहां पे जाओगे तो खाना हमेशा मिलता ही रहता है, तो वो सब पैसे कहाँ से आते हैं? तो वो सभी पैसे जो होते हैं वो वहां के मेंबर्स हैं, वो दान करते हैं। दान करने के बाद वो, क्योंकि वो सोचते हैं यार अभी कुछ दान वान कर लो तो हमें जो है आत्मा अच्छे से निकलेगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। उनका यही मोटिव होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जो जैसा रहेगा ऐसे। हाँ, साइन बोर्ड, अनुज ने बताया साइन बोर्ड। साइन बोर्ड है एक ऐसी संस्था है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे पूरा पूरा काम करती है वहां पे, क्योंकि बुकिंग वुकिंग भी यही लेते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने क्या समझाया, अभी हमने समझा कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। चैप्टर लेंदी है, लंबे समय तक भी चलने वाला है, लेकिन एक एक चीज समझ के करोगे तो आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई बताओ? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? चंदा। कौन देता है हमें? मेंबर देता है। अब सब्सक्रिप्शन में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स आते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि आपको समझना होगा और उसको हमें बड़े अच्छे से करना होगा। तो अभी हमने समझा सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसको कैसे करें। तो आइए सब्सक्रिप्शन देख लें एक बार कि सब्सक्रिप्शन कैसे होता है। अब हमारे पास ना सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हम जब बनाएंगे ये सारी जानकारी, जब हम ये सब्सक्रिप्शन क्यों निकाल पा रहे हैं। देखो फाइनली मोटिव है मैं ये बनाऊं, और दैट इज ये जो मैंने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस है। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस से तो एक ऐसा वाइब, एक ऐसा मतलब कि आपको लगेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जबकि मैंने अपने बिजनेस की बात करा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम ही ऐसा है, तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस देना नाम सही नहीं था, तो उस नाम को बदल करके अकाउंट्स में क्या रख दिया गया, उस नाम को इनकम एंड, कि हमारे कुछ इनकम होंगे कुछ खर्चे होंगे, यहां प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो व्हाट इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक अलग से एक वर्जन बोल लो, एक्सटेंडेड वर्जन बोल लो, ये है हमारा। अब इसके अंदर सबसे मेन मुद्दा होता है कि भैया जब प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तो यहां पे हमारे पास पैसे कहां से आएंगे। तो पैसा जो मेजर स्रोत होगा दैट इज वो क्या होगा, हमारा सब्सक्रिप्शन होने वाला है। मेजर स्रोत क्या होगा? सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन कैसे रिसीव किया जाएगा, अब इसे हम बनाएंगे, हमेशा याद रखना। अगर मैं यहां पे डेटा लूं 3 साल का लूं, मान लेते हैं कि मैं आपको 2025 और 26 ये मेरा साल है जिसके लिए मुझे काम करना है, जिसके लिए मुझे क्या करना है, अकाउंटिंग करना है, जिसके लिए क्या करना है, अकाउंटिंग। लेकिन एग्जामिनर आपको क्या करने वाला है, आपको देगा सब्सक्रिप्शन, आपको देगा सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन जब देगा तो ऐसे सिचुएशन में पॉइंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन जब देगा तो पॉइंट नंबर 1 आपको दे दिया 2024 और 25, 2025 और 26, 2026 और 27। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे 25 और 24 और 25 वालों ने 50,000 रुपए दे रखे हैं, पुराने पैसे अब आए हैं। इस साल में मुझे मान लेते हैं 3 लाख रुपए रिसीव हो गया, और अगले साल का भी मुझे मान लेते हैं 2 लाख रुपए मिल गया, या मान लो सपोज करो कम कर देते हैं कि 60,000 रुपए मिल गया अगले साल के लिए। तो अब आपको जो सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है वो 3 मॉडल पे दिया जा रहा है, 3 ईयर काउंट करके दिया जा रहा है। अब हम अकाउंटिंग किस साल के लिए ये कर रहे हैं, तो हमारा अकाउंटिंग वाला ईयर तो ये है। तो अब जब हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा इनकम, इधर की साइड होता है इनकम, है ना, आपको पता होगा P&L में इस साइड इनकम होता है। तो जब मैं यहां सब्सक्रिप्शन को प्लॉट करूंगा इनकम में, तो कितना लिखूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख। तो सर ये वाले जो सब्सक्रिप्शन ऊपर वाले दे रखे हैं और नीचे वाले दे रखे हैं, तो मैं ये कहूंगा ये वाला जो ईयर होता है ये प्रीवियस ईयर है, और ये वाला ईयर को मैं कहूंगा करंट ईयर, और इस वाले ईयर को बोलूंगा मैं नेक्स्ट ईयर। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, आज चैप्टर तो पूरे तरीके से स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ बेसिक देखने। तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। जो ये वाला सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है ये पुराना आउटस्टैंडिंग मिल रहा है, इसको आउटस्टैंडिंग भी बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे। और ये हमारा तो करंट ईयर है, और ये वाला जो आपको मिल रहा है वो अगले साल के लिए अभी मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे एडवांस।
और एडवांस को हम क्या बोल सकते हैं, प्रीपेड। तो आपका सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले तो मुझे कमेंट में ये बताइए, सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है या खर्चा है? बताइए, सब्सक्रिप्शन आपका इनकम है या खर्चा है? सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, सभी के जितने भी क्लासेस होंगे सबके पीडीएफ आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आप बताइए, जो हमारा सब्सक्रिप्शन है ये इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम। नॉर्मली देखा जाए तो क्या है हमारा, इनकम, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है। तो अगर कोई इनकम आपको नहीं मिला, अगर मैं कहूं आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर मैं कहूं आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ये हमेशा याद रखना, वो इनकम जो कि आपको मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो ये आपके लिए हमेशा एसेट्स माना जाएगा। अगर कोई इनकम, जैसे एक्रूड इनकम होता है, तो कमा लिया लेकिन नहीं मिला, तो ऐसे ही मेंबर को पैसे देने थे लेकिन मुझे नहीं दिए, तो वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, एसेट्स माना जाएगा। और जो करंट ईयर का है उसे तो नॉर्मल इनकम ही मानेंगे। और कोई इनकम मेरा इस साल का है ही नहीं, मुझे अगले साल के लिए रिसीव हो गया, एडवांस इनकम, ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, लायबिलिटी। क्या माना जाएगा, लायबिलिटी। इसका मतलब सर, अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं, सब्सक्रिप्शन की बात करूं, तो यहां पे हो सकता है आउटस्टैंडिंग। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग आपको मिला तो वो हमेशा याद रखना, वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाला आपका एसेट होगा। और अगर मैं बात करूं सिर्फ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन या करंट ईयर का, तो अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है, तो ये जो सब्सक्रिप्शन होगा ये होने वाला है आपका इनकम, क्योंकि करंट ईयर के लिए ही मिला है। अगर हम बात करें एडवांस सब्सक्रिप्शन या फिर प्रीपेड, तो ये जो होगा हमारा, वो होने वाला है हमारा क्या, लायबिलिटी। ये होने वाला है लायबिलिटीज। अब आउटस्टैंडिंग देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग दो टाइप के, अभी ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे, तो ये समझ में आ गया। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलूं या एरियर सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग के जगह पे कई बार आप क्या वर्ड देखोगे यूज होते हुए, यहां पे देखोगे एरियर वर्ड, और कई बार ड्यू वर्ड, और कई बार आउटस्टैंडिंग। ये तीन शब्द बहुत यूज होते हैं, सब्सक्रिप्शन, ड्यू, लास्ट ईयर, दिस ईयर, इस तरीके से बोले जाएंगे आपको, ठीक है। एडवांस होगा तो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। और करंट ईयर का अगर जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो क्या माना जाएगा, इनकम। और अगर कोई एरियर मिला है हमें, पुराना है, तो वो एसेट्स होगा। अब यहां पे हमें ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये तो सारी बाद की बातें हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा मेन इनकम का जो सोर्स है उसे सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। सब्सक्रिप्शन होता क्या है कि मेंबर कुछ हम बनाते हैं, वो मेंबर हमें मंथली या ईयरली बेसिस पे जो पैसा देता है वो सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ पैसे हमें एडवांस में दे जाए, तो उसे हम लायबिलिटी कंसिडर करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन को। ऐसा हो सकता है कुछ मेंबर हमें पैसे ही ना दे और पीछे कई सालों से नहीं देते आए हैं, तो उस सब्सक्रिप्शन को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, और वो हमारे लिए क्या माना जाएगा, एसेट्स माना जाएगा। और जो मेंबर करंट ईयर के लिए हमें पैसे दे रहे हैं, उस सब्सक्रिप्शन को हम क्या मानेंगे, इनकम मानने वाले हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि आज वाली क्लास के अंदर ना, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मेरे पास स्लाइड में है नहीं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं आज वाली क्लास में नहीं कराऊंगा, कल वाली क्लास में कराऊंगा। पहले आप यहां तक देखिए, इसके अंदर एक टॉपिक मिसिंग रह गया, मैं लिख देता हूं, एक टॉपिक रह गया है। इसके बाद हमें करना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यहां पे हमारे फंड होंगे कुछ, चैप्टर बहुत मजेदार है, और मैं इसको कितने क्वेश्चन, अब मैं एक टारगेट लेके चलूंगा, इस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड मैं 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन, मान लो ज्यादा से ज्यादा मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। कंज्यूम से रिलेटेड 5 क्वेश्चन कराऊंगा। मैं क्वेश्चंस भी बता दूं, मैं अपने माइंड में इससे रिलेटेड मैं 10 क्वेश्चन बना के कराऊंगा। हो सकता है बुक के हैं, हो सकता है 10 ईयर के, हो सकता है मेरे खुद के एग्जाम्पल हो। इसके मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये पूरा कवर अप हो जाएगा।
फंड बेस्ड अकाउंटिंग में भी 5 क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें पूरा कवर अप हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। 5 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पूरा कवर हो जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्या इनफैक्ट 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पूरा कवर हो जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा कवर हो जाएगा। और एक और रहेगा जहां दोनों बैलेंस शीट दे रखा हो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना होगा, उसमें कवर अप हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 10, 15, 5, 20, 5, 25, 30 और 35 क्वेश्चन के आसपास हम इसमें करेंगे। ये क्वेश्चन कहां से होंगे सर? मे बी पॉसिबिलिटी है कि 10 ईयर से हो, मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपके बुक से हो, मे बी पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने खुद के एग्जाम्पल थोड़े बहुत चेंजेस करके आपको दे दूं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपके। अब कई बार ऐसा होता है कि 18 नंबर का क्वेश्चन ना देके एग्जामिनर 6-6 नंबर के क्वेश्चन दे देते हैं। तो ऐसे बना देंगे 6 नंबर में इसके 3-3 नंबर के 2 पार्ट दे दिए, 6 नंबर में एक क्वेश्चन ये दे दिया, 6 नंबर में एक क्वेश्चन, मतलब हर एक पार्ट पे पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका ये बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब कुछ आया तो नो डाउट एक क्वेश्चन 18 नंबर का आएगा। अगर थोड़े थोड़े टुकड़े में आया तो 6-6 नंबर करके वो क्वेश्चंस को बना देंगे। सर पिछली वाली क्लास का पीडीएफ नहीं मिला और वो भी नहीं रिकॉर्डेड है। पिछली क्लास का पीडीएफ नहीं मिला, नहीं आया था उसमें। नहीं, इसकी मैं मुझे अभी पता चला ये, तो मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, तो मिल जाएगा। पिछली क्लास की भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा और आज वाला भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा डेफिनेटली, नो डाउट। एकदम क्लियर है सारी बातें जितनी मैंने बताया इस चैप्टर में, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अगली क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे, सीधा सीधा उठा के सब्सक्रिप्शन। अब सर जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, इस क्लास के अंदर आपका सबसे पहले जो मैं सोच रहा था डिपार्टमेंटल कराऊं, उसमें 8 से 10 दिन लगेगा, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड भी करा हुआ है और कुछ चीजें मैं उसमें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करूंगा एक्स्ट्रा टाइम में। तो वो मैं डेली बेसिस पे आपको एक एक वीडियो या 2 क्लासेस उसके अंदर अपलोड करूंगा। आज देखोगे तो मैंने एक क्लास जो था मैंने कर रखा था वो मैंने अपलोड कर दिया। आपके फोल्डर में जाओगे तो एक क्लास आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंटल वाला, तो जिसका डिपार्टमेंटल आ रहा है उसका उस हिसाब से हो जाएगा। साथ के साथ हम एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों की क्या टाइमिंग, सुबह कॉलेज चल रहा है ना अभी, तो इंटरनल है तो सब जाते होंगे, टाइम को जो है ना रात वाला टाइम मुझे सूट नहीं कर रहा। सूट क्यों नहीं कर रहा? एक सिलेबस खत्म हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैं ऐसा करूंगा उसको रात में कर दूंगा और आप वाले को क्लास को मैं कर दूंगा 6:30 बजे। 6:30 बजे कब करूंगा मैं? 6:30 बजे मैं कर दूंगा ये MWF TTS वो क्लास होती है TTS कर दूंगा 6:30 पे। लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 2 से 3 क्लास के बाद मैं TTS क्लास कर दूंगा, ये वाली 6:30 पे कर दूंगा इवनिंग में, जिसके अंदर फिर रेगुलर पंचुअलिटी बन जाएगी और एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपने टाइम टेबल जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं मैक्सिमम आप मान के चलो 10 तारीख, 8 से 10 तारीख 3-4 क्लासेस हो जाएगी। 10 तारीख तक आपकी क्लास जो है वो 8 बजे की जगह पे 6:30 बजे कर दूंगा, वो भी मैं TTS के अंदर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई क्लास तो नहीं हो रही आपकी? क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास में बस हमने ओवरव्यू लिया चैप्टर का। गुड नाइट, टेक केयर। और आपको कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना, फोल्डर में सारी चीजें आपको गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए गुड नाइट, टेक केयर। और सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए, लॉ के भी चैप्टर्स डल रहे हैं आपके। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं।